हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो डियर पेरेंट्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसके ऑलरेडी हम लोग पार्ट 2 एंड पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम लोगों का पार्ट 3 है। अगर आपने उन क्लासेस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो डेफिनेटली आप उन क्लासेस के क्वेश्चन भी सॉल्व करें। यहाँ पर आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग एग्ज़ाम्स में अलग अलग ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, राइट। अलग अलग ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस की आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सभी हमारे प्यारे एस्पायरेंट्स नोटबुक और पेन ले लेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत इजी मिलेंगे, है ना, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर अलग अलग ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। तो चलिए आप आंसर करने की कोशिश करिए। सभी लोग आंसर करेंगे। हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मियोसिस सेल डिवीज़न। मियोसिस सेल डिवीज़न की अगर हम बात करें तो मियोसिस सेल डिवीज़न हमारी जर्म सेल में होता है ना। कहाँ होता है? जर्म सेल में होता है। जो जर्म सेल्स हैं ये डिवाइड करके, ये डिवीज़न करके गैमीट्स का फॉर्मेशन करती हैं। गैमीट्स का फॉर्मेशन करती हैं। जो जर्म सेल्स हैं ये हमारी डिप्लॉयड होती यानी कि 2n होती है, और मियोसिस डिवीज़न में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। इसलिए जो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स गैमेट्स क्या होंगे? आपके ओवम हो गया, है ना, ओवम जिसे आप एग कहते हैं, और स्पर्म, ये क्या है? ये हमारे गैमेट्स हैं। फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होगा, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो जो हमारे गैमेट्स हैं इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। तो ये कैसे होते हैं? ये हैप्लॉइड होते हैं, राइट। तो मियोसिस सेल डिवीज़न जो है वो ओनली और ओनली जर्म सेल्स में होता है। जबकि अगर आपसे कभी माइटोटिक डिवीज़न के बारे में बात की जाए, माइटोटिक डिवीज़न, तो माइटोटिक डिवीज़न हमारी सोमैटिक सेल्स में, हमारी बॉडी की जो सोमैटिक सेल्स हैं, है ना, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सोमैटिक सेल के साथ साथ और हमें कहाँ देखने मिलता है? दैट इज़ जर्म सेल्स में भी मियोटिक डिवीज़न होता है ना। जो मल्टीप्लिकेशन फेज़ है उसके बाद जो एक बार डिवाइड होगी सेल, है ना, यानी कि यहाँ पे जो मियोसिस में है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होता है। तो जो मियोसिस फर्स्ट होता है यहीं पर हमारी माइटोटिक सेल साइकिल ही चलती है, राइट। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। माइटोटिक डिवीज़न सोमैटिक सेल के साथ साथ जर्म सेल्स में भी होता है, जबकि मियोसिस सेल डिवीज़न जो है ये आपका जर्म सेल्स में होता है, राइट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक हमारे पास ये जर्म सेल्स है ना, जो कैसी है? डिप्लॉयड है। अब ये मियोटिक, ये आपका मियोसिस डिवीज़न करेगी, है ना। ये क्या करेगी? पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, तो मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनेंगी, और अभी भी इनका नंबर, तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, है ना। क्या हुआ? क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ है। अब इसके बाद ये फिर से एक बार डिवाइड करेंगी और दोनों ही 2-2 सेल्स बना लेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक जर्म सेल से एक बार मियोसिस से हमारे पास 4 सेल्स यानी कि 4 गैमेट्स बनते हैं, राइट। यही बात अगर हम फीमेल के केस में करें, ओवम, तो इनमें से 3 डिजेनरेटिव यानी कि फोलर बॉडी बन जाती है और एक केवल ओवम बनता है। लेकिन यही जर्म सेल्स जब मेल में मियोसिस करती है तो 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, यानी कि 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, राइट। सो यहाँ पर अब आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, 8, 6, 4 या फिर 2। बताइए। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सिक्रीट होता है? द मैच्योर फॉलिकल, द ओवेरियन फॉलिकल, द कार्पस लूटियम या फिर द कार्पस एल्विकेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे।
है ना, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन में, तो जो हमारी ओवरी है, ओवरी में एक सेकेंड, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, जो ओवरी है ना, ओवरी में ओवम रिलीज होने के बाद जो फॉलिकल सेल्स होती है ना, फॉलिकल सेल्स जो है ये किस में चेंज हो जाती है, कार्पस लूटियम में चेंज हो जाती है। और यही कार्पस लूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जो कि अगर प्रेगनेंसी हुई है ना, अगर प्रेगनेंसी हुई तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, विच व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC सेल की बात हो रही है ना, विच व्हाइट ब्लड सेल्स फॉर्म एंटीबॉडीज, इनमें से जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनमें से कौन सी सेल्स जो है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स या फिर बी लिम्फोसाइट्स। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो जो एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है वो कौन है, दैट इज बी लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट है ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से इनका फॉर्मेशन होता है। मैच्योरेशन के स्टेट पर, मैच्योरेशन की कंडीशन पर जो लिम्फोसाइट्स हैं वो दो तरीके की होती है ना, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बी लिम्फोसाइट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और प्लीज़ आंसर करने की आप ज़रूर कोशिश करना, राइट। सो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन क्या है, एन्यूरिया इज अ डिफाइंड एज अ, एन्यूरिया कौन सी कंडीशन है, एन्यूरिया में क्या होता है, फेलियर टू रिलीज यूरिन, ब्लड इन द यूरिन, एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन या फिर एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन एट नाइट। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम एन्यूरिया की बात करें तो यह यूरिनरी पाथवे ऑब्स्ट्रक्शन या फिर किडनी फेलियर के कारण होता है ना। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को अगर एन्यूरिया कंडीशन हो जाती है तो यूरिन को रिलीज करना फेल हो जाता है ना। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फेलियर टू रिलीज यूरिन। इस कंडीशन को हम एन्यूरिया कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सब्सटेंसेस डज नॉट नॉर्मली पास थ्रू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। जब ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो हमारा नेफ्रॉन है ना, हमारे नेफ्रॉन में ये जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, बाउमन कैप्सूल है, यहाँ पर ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं फिल्टर होने के लिए है ना, वेस्ट प्रोडक्ट जो फिल्टर होने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर क्या है, पोडोसाइट सेल्स की फिल्टर स्लिट होती है। हमने बताया था आपको कि जो बाउमन कैप्सूल की इनर सेल वॉल होती है, यहाँ पर पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पोडोसाइट सेल्स या इन्हीं को हम फिल्ट्रेट स्लिट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से माइक्रोमॉलिक्यूल्स फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लूकोज, सोडियम आयंस या फिर यूरिया। बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और सभी लोग आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आपका साथ, आपका प्यार हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपके लिए करते हैं, इसलिए यूं ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ें फ्रीली आपके लिए प्रोवाइड करना, तो इसलिए आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। सो यहाँ पर आप बताएंगे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात एल्ब्यूमिन की करें है ना, अगर हम बात एल्ब्यूमिन की करें तो एल्ब्यूमिन ये एक माइक्रो प्रोटीनीसिस मॉलिक्यूल है ना, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो कि फिल्ट्रेट स्लिट से फिल्टर नहीं हो पाता है, राइट। क्योंकि ट्यूबुलर फ्लूइड जो आएगा है ना, जो ग्लोमेरुलस में जो फिल्टर होगा उससे ये पास नहीं हो पाता है, जबकि ग्लूकोज, सोडियम आयंस, यूरिया ये सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स फिल्टर हो जाएंगे, राइट।
सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच सेल्स प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर्स विथ इन द स्टमक। हमारे स्टमक की किस सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर्स प्रोड्यूस होता है? चीफ सेल्स, एंटेरो इंडोक्राइन सेल्स, म्यूकोसा सेल्स या फिर पेराइटल सेल्स, या फिर पेराइटल सेल्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये आपका विटामिन B12 को, है ना, विटामिन B12 के एब्सॉर्प्शन में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टमक में हमें 3 तरीके की सेल देखने को मिलती हैं। क्या? चीफ सेल और इन्हीं को हम पेप्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं। चीफ सेल या इन्हीं को हम पेप्टिक सेल के नाम से जानते हैं। और क्या? पेराइटल सेल, ठीक है, पेराइटल सेल और गॉबलेट सेल्स, है ना, गॉबलेट सेल्स कैसी होती हैं? ये यूनिसेलुलर होती हैं, है ना, ये हमारे स्टमक में यूनिसेलुलर ग्लैंड की तरह वर्क करती है, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, राइट। जो पेराइटल सेल्स हैं, यही पेराइटल सेल्स HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसके साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर्स को रिलीज करती हैं, राइट। और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है और ये ब्लड फॉर्मेशन में भी अपना रोल प्ले करते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन डी, पेराइटल सेल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉन्डरिंग फैगोसाइट्स फाउंड इन द एल्वियोलाई आर कॉल्ड। वॉन्डरिंग फैगोसाइट्स जो कि एल्वियोलाई में प्रेजेंट होती है ना, हमारे लंग्स की जो ये एल्वियोलाई है ना, यहाँ पे जो एल्वियोलाई है हमारे लंग्स की, इनमें क्या प्रेजेंट होती हैं? वॉन्डरिंग फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स अभी हमने आपको बताया कहाँ प्रेजेंट है? आपके स्टमक में। ये ग्लैंडुलर सेल होती हैं, यूनिसेलुलर हैं। पल्मोनरी सेल्स कहते हैं या फिर चेलिस सेल्स कहते हैं, बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो हमारे लंग्स की जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे लंग्स में एल्वोलाई में जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह को इंगल्फ करने का काम करती हैं, तो इन्हें हम एल्वियोलर माइक्रोफेजेस के नाम से जानते हैं। एल्वियोलर माइक्रोफेजेस या फिर और इन्हें हम डस्ट सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डस्ट सेल। तो ये कैसी हैं? ये आपकी फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं लंग्स की, राइट। ये डस्ट सेल्स हैं, लेकिन फिर भी जो वर्कर्स होते हैं, जैसे जो लोग सिल्का वगैरह को इनहेल कर लेते हैं, तो ये सिल्का पार्टिकल्स को ये सेल्स इंगल्फ नहीं कर पाती हैं, इससे उनको जो है पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वगैरह, राइट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, एल्वियोलर माइक्रोफेजेस, या इन्हीं को और क्या कहते हैं? डस्ट सेल। नोट कर लीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस। प्लेसेंटा इनमें से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, CGH, या फिर ऑल ऑफ द एबव, या फिर ऑल? बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा मैटरनल टिश्यू, है ना, मैटरनल टिश्यू एज वेल एज फीटल टिश्यू से मिलकर बना होता है, राइट। जो प्लेसेंटा है ये एक टेम्परेरी ऑर्गन है, राइट। टेम्परेरी ऑर्गन केवल हमें प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है। जो प्लेसेंटा है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है, इसके साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन को भी सिक्रीट करता है, और ये कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन
CGH को भी रिलीज करता है, राइट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव, राइट एवरीवन। नेक्स्ट देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड इज कॉन्टिन्यूअस विथ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो हमारे ब्रेन के किस पार्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस रहती है, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगाटा, मिड ब्रेन या फिर पॉन्स। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें ब्रेन की, है ना, तो ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन में जो हमारा हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लांगाटा प्रेजेंट है। मेडुला ऑब्लांगाटा यहाँ पर फोरा मैग्नम से पास होकर नीचे की तरफ आता है, ठीक है। ये यहाँ से फोरा मैग्नम, ये आपका फोरा मैग्नम अपर्चर होता है, फोरामेन होता है। फोरामेन मैग्ना से ये बाहर निकल कर आता है। तो जो ये मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, यही जब बाहर की तरफ एक्सटेंड होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, राइट। स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लांगाटा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडी। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वाटर, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर फैट ब्रेक डाउन होगा तब भी हमें एनर्जी हमारी बॉडी को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है ना, और प्रोटीन से। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये तीनों ही ब्रेक डाउन होकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ATP के फॉर्म में, राइट, ATP के फॉर्म में। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें, तो जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर ये किसी भी तरीके का कोई हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अगर प्योर वाटर की बात की जाए तो ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ which of the following structures will lead to right-sided hemiplegia and aphasia, लेफ्ट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी या फिर वर्टिब्रल आर्टरी या फिर ब्रेन स्टम या फिर राइट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी हमारी आर्टरी जो है हेमीप्लेजिया, यानी कि राइट साइड में अगर हेमीप्लेजिया और एम्फेसिया हो जाए तो इसमें इन्वॉल्व होती है। सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जो हमारी राइट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है ये इसमें इन्वॉल्व होती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर डूइंग नेजोट्रेकियल सक्शनिंग ड्यूरिंग which of the following patient activities the catheter should be insert, है ना। नेस्ट्रोट्रेकियल सक्सिंग कैथेटर को इंसर्ट किस एक्टिविटी के दौरान करेंगे, है ना। पेशेंट की किस एक्टिविटी के दौरान आप नेसोट्रेकियल सक्शनिंग ट्यूब जो है, जो कैथेटर है, उसे आप इंसर्ट करेंगे। जब पेशेंट कुछ खा रहा होगा, swallowing कर रहा होगा उस समय, या फिर इनहेलिंग कर रहा होगा, या एक्सहेलिंग कर रहा होगा, या फिर रेचिंग कर रहा होगा। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कराया था
आप देख सकते हैं 2022 में ये शायद क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपीपीएससी वाले में, राइट। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप ज़रूर ये चीज़ एनालाइज कर पाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, जब पेशेंट इनहेलिंग करेगा, है ना, सांस अंदर की तरफ लेगा, उस समय हम जो है नेजल कैविटी में क्या करेंगे, इस नेजोट्रेकियल सक्शनिंग को इंसर्ट करेंगे, राइट। और ये कहाँ तक जाता है, इस चीज़ को जो है हम स्टमक तक इंसर्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज पेप्टिक अल्सर डिजीज। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉज करता है। और आप साथ ये भी बताएंगे ये बैक्टीरियल डिजीज़ है या फिर वायरल डिजीज़ है, या फिर ये वायरल डिजीज़ है। स्टेफिलोकोकस, कॉर्नीबैक्टीरियम, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि एक बैक्टीरिया है। ये पेप्टिक अल्सर कॉज करता है ना। हमारे स्टमक की और डियोड्रम की जो एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ पर इसका इन्फेक्शंस करके उन सेल्स को डिजनरेट करने लगता है, इससे कि हमारे स्टमक का पीएच भी चेंज हो जाता है ना। HCl का जो है सिक्रीशन कम हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये अल्सर कॉज करता है, वहाँ पर पस वगैरह रिलीज होने लगता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड फॉर पेन मैनेजमेंट। अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन ड्रग की तो हम पेन मैनेजमेंट के लिए इनमें से किस ड्रग को यूज़ करते हैं। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, राइट। एसिटामिनोफेन, क्लोनिडीन, मार्फिन या फिर कैटामाइन, या फिर कैटामाइन। बताइए यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन ड्रग की अगर हम बात करें तो उसमें हम जो है पेन मैनेजमेंट के लिए एसिटामिनोफेन को यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following is an absolute contraindication, है ना, contraindication for the use of fibrinolytic therapy। fibrinolytic therapy क्या करते हैं, current use of anticoagulants, severe liver disease, suspected aortic dissection या फिर active peptic ulcer disease। बताइए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन के लिए, है ना, जो फाइब्रोब्लास्टिक थेरेपी है ये किसके लिए करते हैं, दैट इज सीवियर लीवर डिजीज में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What is the absolute nurse-client ratio in the intensive care unit? What is the absolute nurse, है ना, client ratio in intensive care unit? तो कितनी केयर यूनिट होनी चाहिए यहाँ पर, 1.1 पर शिफ्ट, 1.2 पेशेंट पर शिफ्ट, 1.3 पेशेंट्स पर 8 आवर्स, या फिर 1:4 पेशेंट्स, 1:4 पेशेंट्स। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा।
दैट इज ऑप्शन बी। इसका रेशियो कितना रहेगा आपका 1:1 पेशेंट पर शिफ्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज अमेंडेड इन द ईयर। किस ईयर में इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट जो है अमेंडेड हुआ था, पारित हुआ था? 1987 में, 1986 में, 1985 में या फिर 1984 में? तो अगर हम बात करें इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट की, तो ये आपका 1987 में पारित हुआ था। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इन विच ईयर द रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज अनाउंसड? 2000, 2001, 2002 या फिर 2003? बताइए, रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडिया में कब अनाउंसड हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत जनरली पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, तो आप इन क्वेश्चंस पर भी थोड़ा सा जोर देंगे, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2002 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Lidocaine is a medication often ordered for a person experiencing, जो लिडोकैन है ना, लाइडोकेन जो मेडिकेशन है वो किस पेशेंट के लिए ऑर्डर अक्सर किया जाता है? किस पेशेंट के लिए ये मेडिकेशन में यूज़ किया जाता है? एट्रियल टैकीकार्डिया, वेंट्रिक्यूलर टैकीकार्डिया, हार्ट ब्लॉक में या फिर वेंट्रिक्यूलर ब्रेडिकार्डिया? बताइए, या फिर वेंट्रिक्यूलर ब्रेडिकार्डिया में से यूज़ करते हैं? सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेंट्रिकुलर ब्रेडिकार्डिया में किया जाता है। करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट। द पार्ट ऑफ किडनी गेटवे फॉर यूरेटर, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इज। अच्छा, हमारी जो किडनी है ना, ये हमारी जो किडनी है, हमारे किडनी के किस पार्ट से ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स और जो ये यूरेटर है और नर्व सेल्स, ब्लड वेसल्स और यूरेटर, ये हमारे किडनी के किस पार्ट से पास होते हैं? उससे क्या कहते हैं? हाइलम, रीनल पोर, माइनर कैलिक्स या फिर मेजर कैलिक्स? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है आपका हाइलम। इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? हाइलम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइलम, राइट। तो डियरेस्ट पेरेंट्स, आज की क्लास के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनकी हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, और आप भी इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लें। और इसी तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस जारी रखें।